Guys, go through the last lecture notes. What was the last part of the last lecture? Sir, inductive effect is distance dependent more use more effect. उसके बाद एक क्वेश्चन ये. Okay. Now you write, everyone, applications of inductive effect. Applications of inductive effect. Applications of inductive effect. तो इसमें पहला एप्लीकेशन लिखिएगा बेटा, टू डिटरमाइन acidic strength of compounds. Although I am writing compounds, but mainly हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मेन डिस्कशन किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, बट जनरल मैनर में हम उसको कंपाउंड्स करके लिखेंगे. ठीक है. Now, before I tell you about this, you need to first know what is acid. कोई बताएगा बेटा? स्ट्रेंथ तो कंपेयर करेंगे बाद में. एसिड है क्या? So the substance which releases H plus ions when it is dissolved in water. Very good. Who told you this? सर एक थियरी पढ़ाई थी Arrhenius theory. वेरी गुड. तो ये बस एक ही थियरी पढ़ी है और भी कुछ है? नहीं सर, और भी पढ़ाई थी. तो क्या क्या है वो? सर इलेक्ट्रॉन रिलीज. चलो, सो आप में से कई लोगों को अवेयर है इससे, तो मैं डायरेक्टली लिखा ही देता हूँ. सबसे पहले लिखो आर्हेनियस एसिड बेस थियरी. इवन तो तुम्हें पता होगा, फिर भी लिखना जरूरी है कि कुछ छूट ना जाए. इसमें लिखिएगा बेटा सबसे पहले. You are ready? Tell me. Yes. According to Arrhenius, an acid is a substance. According to Arrhenius, an acid is a substance which gives H plus when dissolved in water. According to Arrhenius, an acid is a substance which gives H plus when dissolved in water. A base is a substance. Which gives OH minus. A base is a substance which gives OH minus when dissolved in water. A base is a substance which gives OH minus when dissolved in water. लिख लिया बेटा सबने? Yes sir. चलो अब यहीं पर आप लिखो बेटा नेक्स्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस. लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड
बेस थियरी। ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है चीजों को, जबकि प्रीवियस थियरी केवल वाटर के रिस्पेक्ट में था। ये ज्यादा ब्रॉड वे में चीजें बताएगा, लिखेगा। An acid is a substance, according to this theory, an acid is a substance, an acid is a substance which is capable of giving, an acid is a substance which is capable of giving a proton, which is capable of giving a proton. A proton, इसको आप लिखिएगा H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। H प्लस प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, टू एनी अदर सब्सटेंस, जबकि पहले वाले में क्या था, वाटर, टू एनी अदर सब्सटेंस। While base is a substance, while base is a substance which is capable of accepting proton, which is capable of accepting proton from any other substance, from any other substance। सबने लिख लिया बेटा? सर वो एसिड के इसमें प्रोटॉन के आगे क्या है? An acid is a substance which is capable of giving a proton to any other substance. Thank you, sir. एक बार रीड कर लो बेटा, जस्ट रीड। पढ़ लिया सबने? Yes, sir. Guys, देखो, if I take an example, HCl plus NH3. So HCl is a substance which is capable of giving H plus proton, इसीलिए इसको एसिड बोल रहे हैं। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट्स लिख दूं तो प्रोडक्ट्स देखकर आप इजीली गेस कर सकते हो कि उस H प्लस को किसने लिया। ऑफ कोर्स NH3 ने लिया, तभी तो NH4 प्लस बना। तो NH3 हमारे लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? बेस। ठीक। अब तुम अगर प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट्स में भी तुम्हें जो है NH4 प्लस के पास वो H प्लस दिखाई देगा, H प्लस। यानी इसके नीचे हम एसिड लिख सकते हैं और इसके नीचे, बिकॉज अगर Cl माइनस ने H प्लस ले लिया तब वो HCl बन जाएगा, और Cl माइनस अगर H प्लस ले रहा है तो उसके नीचे हम क्या लिखें? बेस। समझे ना? तो अब आप रिकॉल करो, आपने बचपन से क्या पढ़ा है? बचपन से आपने पढ़ा है एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको क्या बोलना चाहिए? एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। क्या अपना माइंड चेंज कर पाओगे? नो सर। अरे चेंज करना है रे। माइंड चेंज करना है। वो एक लिमिटेड चीज थी जो अनफॉर्चुनेटली तुमने खूब रट्टा मार लिया। अब उसको चेंज करना है। अब हमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है। वही एसिड प्लस बेस तुम्हें Cl माइनस और NH4 प्लस दे रहा है, तो केयरफुली अब चीजों को डील करना है। हम हर बार ये नहीं बोलेंगे एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, वही एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। तो जनरल मैनर में अब आप फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे? एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड।
बेस प्लस एसिड। अब आप चेहरा पहचानो, Cl माइनस का चेहरा HCl से मैच करता है कि NH3 से? HCl से। HCl से। मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा है तो थोड़ा पेरेंट से मैच करेगा तो हम पहचान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर HCl को पेरेंट और Cl माइनस को कॉन्जुगेट बुलाते हैं, और ये दोनों को आपस में रिलेशन देते हैं जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये कॉमन सेंस से आप मैच करा सकते हो। उसी तरह से आप NH3 विच इज बेस और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? NH4। एसिड, NH4 प्लस। तो इनको इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Yes sir। Sir 2 minutes। ओके। Done sir। गाइस, सर अगर सॉल्ट रहा तो फिर पेयर्स नहीं बन सकते? नहीं नहीं, हर किसी केस में भी एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड है। इट इज आवर इनकेपेबिलिटी कि हम पहचान नहीं पाए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये यस। अपनी प्रॉब्लम है। हम इनकेपेबल हो सकते हैं पहचानने में। सामने एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड ही है, ठीक है? वो हम लोग अब सब में देखेंगे। यस आप लिख सकते हैं हाउ टू गेट, में NH3 पैरेंट होगा ना और NH4 कॉन्जुगेट। अभी सब बताते हैं। हाउ टू गेट कॉन्जुगेट बेस फ्रॉम गिवन एसिड। तो अगर कोई एसिड तुम्हें दे दिया जाए तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लिखोगे? कॉन्जुगेट बेस होगा। तो बड़ा सिंपल है, रिमूव 1H प्लस फ्रॉम एसिड। सिंपल सा तरीका है। जैसे HCl दिया था, ये एसिड था, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए तुमने क्या किया? रिमूव H प्लस। H रिमूव करोगे तो Cl लिख जाएगा। प्लस कहां से रिमूव करोगे? तो प्लस तो है ही नहीं। तो प्लस रिमूव करने का मतलब है माइनस डाल देना। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। प्लस रिमूव तो कर ही नहीं सकते, है ही नहीं उसके पास। तो प्लस रिमूव करने का मतलब माइनस दे दो उसको। तो ये हो गया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। अब तुम्हें कुछ भी दे दे, आराम से आप लिख पाओगे। तो H2SO4 अगर मान लीजिए दिया है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? याद रखना, SO4 2 एक ही H माइनस। प्लस हटाना है, एक ही H प्लस। गलती से भी ऐसा नहीं कि तुम जोश में आकर सारे हटा दिया। तो अगर एक H हटाओगे तो क्या लिखोगे? HSO4। फिर प्लस हटाओगे तो एक माइनस डाल दो। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। HNO3 के लिए बताइए। NO3 माइनस। NO3 माइनस। H2S के लिए बताइए। HS माइनस। HS माइनस। तो अब आपको कुछ भी दे दे, आप आराम से लिख पाओगे। कॉपी कर लो इसको।
Done, sir. Now, how to get conjugate acid from given base? उसका उल्टा काम करना है। जो पिछली बार किया उसका उल्टा काम क्या होगा? समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. तो बताइए, S2 माइनस अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2S -1. होगा, कहा गया ना? Sir, HS1 minus. Can't you read? H2S minus. Sir, H2S. अरे H2 क्यों आएगा? Can't you read? एक डालना है इसमें। HS minus. थोड़ा स्लोली भी जाना है, इतना भाग करके आंसर हेल्प करने का क्या फायदा? एक H ऐड करने पर ये बन जाता ऐसा, लेकिन हमको तो प्लस भी ऐड करना है, तो प्लस ऐड करने का मतलब क्या है? एक माइनस कम कर दो, ये आंसर हो गया। किसी को कोई डिफिकल्टी? यानी यही HS माइनस थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था? Conjugate base. Conjugate base लिखा H2S. लेकिन यही HS माइनस इसके रिस्पेक्ट में क्या है? Conjugate acid. यानी कोई सेम कंपाउंड कभी एसिड भी बिहेव कर सकता है और कभी बेस भी। ठीक है, ऐसा है, तो रिलेटिव टर्म्स है। कुछ भी दिया हो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। NH3 दिया है, इसमें H प्लस ऐड करो, क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। कुछ भी दिया आप आराम से उसका कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते हो। Done, sir. हो गया? चलो, इतना हम लोगों ने लर्न किया। अब एक और लास्ट एसिड बेस डेफिनेशन है, वो भी लिख दो। लोएस्ट एसिड बेस डेफिनेशन इसमें लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू लुइस, an acid is a substance an acid is a substance which is capable of accepting electron pair. According to Lewis, acid is a substance which is capable of accepting electron pair from any other substance. According to this concept, acid is a substance which is capable of substance. और लिखिएगा, base is a substance
सर एक्सेप्टिंग के बाद में क्या है? कोई रिपीट करेगा इसके लिए बेटा? नहीं सर, आपकी आवाज ब्रेक हुई थी बीच में। फ्रॉम एनी सब्सटेंस। यस बेटा, एक बार और। एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। सबने यहां तक लिख लिया? यस यस सर। तो लिखिएगा बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस which is capable of, base is a substance which is capable of donating, base is a substance which is capable of donating to any other substance. इलेक्ट्रॉन पेयर। Done? यस सर। अब NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसको आप लुईस बेस्ड ही बोल सकते हैं। कुछ और बोले नहीं बोले, लुईस बेस्ड तो डेफिनेटली बोलेंगे। अब लुईस बेस्ड होने के लिए होना क्या चाहिए उसके पास? क्या चीज जरूरी है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर लुईस एसिड बनना है तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या चीज होनी जरूरी है? लोन पेयर। अनकंप्लीट वैकेंट ऑर्बिट। सर घर खाली होगा तभी तो तुम उसको रेंट पर दोगे। बड़े घर थोड़ी ना रेंट पे दिए जाएंगे। तो देयर मस्ट बी व्हाट? एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल। कुछ मत बोलना एम्प्टी डी, एम्प्टी पी, एम्प्टी ऑर्बिटल। वो रट्टा मार के रखते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो वो नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है? Yes. P3 is the example because boron has got empty orbital. पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। एक लेगा और एक देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? यस सर। Now you're right. अच्छा, are you aware of strong acid? कोई एग्जांपल मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक H2SO4। HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वेरी गुड। एग्जाम्पल इज HCl। और किसी वीक एसिड का एग्जाम्पल मालूम है क्या? एसिटिक एसिड। CH3COOH। Very good. Now, what is the meaning of strong acid? सर जो पूरा Meaning क्या डिसोसिएट हो जाए। Yes. और वीक एसिड का मतलब होता है पुअर पार्टिकल डिसोसिएशन। चलिए, अब आप ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैंने लिखा HCl गिविंग H प्लस प्लस Cl माइनस, तो बताइए मेरा फॉरवर्ड एरो बड़ा होना चाहिए या बैकवर्ड एरो बड़ा होना चाहिए? फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड एरो। फैंटास्टिक। तो मैं बैकवर्ड एरो को छोटा बना देता हूं। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बेटा इसमें?
अब आप इसमें देखो, अगर मैंने वही डिसोसिएशन इक्वेशन यहां लिखी होती तो फिर यहां पर फॉरवर्ड एरो बड़ा बनाएंगे कि बैकवर्ड? बैकवर्ड एरो। बैकवर्ड एरो। बैकवर्ड एरो आप इसमें बड़ा बना देंगे, फॉरवर्ड एरो छोटा बना देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। नो। अब यहां पर HCl के नीचे एसिड लिखेंगे, एम आई करेक्ट? Pl माइनस के नीचे क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। इसके नीचे भी एसिड लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। ठीक। ये क्या कर रही है? HCl ने क्या किया? गिविंग H+। हाँ और सर। ये क्या कर रहा है? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग H+। यही चीज यहां पर भी लिख सकते हैं। अब सिंस यू हैव सेड it is more in the forward direction, that means HCl is more capable of giving H plus या Cl minus is more capable of accepting H plus, क्या बोलोगे? सर HCl is more capable of giving H+. वेरी गुड। अब इधर देखकर बताओ, इसको देख के क्या लगता है कि CH3COH is more capable of giving H plus या CH3CO minus is more capable of accepting H plus? So CH3CO minus is more capable of accepting. तो तुम सारे बच्चे ये जो तुमने अभी भी बोला वो यहाँ भी लिख लो, और जो इसके लिए बोला वो यहाँ लिख लो फटाफट इसको कॉपी करने के बाद। सर डन सर। Guys, whatever you have written, from there we will conclude something. वो लिखिएगा। Are you ready? Yes sir. यस सर। From the above discussion, we can say, from the above discussion, we can say if parent is strong, its conjugate will be weak. And if parent is weak, its conjugate will be strong. तो ऐसे वर्षा करके भी लिख सकते हैं। सर हो गया? यस सर। अब इसको आप याद रखना एज कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी। याद रखना, मैंने ना तो एसिड बोला ना बेस बोला, मैंने बोला पेरेंट अगर स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट वीक। इसको क्या नाम से याद रखेंगे बेटा? Conjugate acid base theory, and throughout in GOC we are going to use this. Look here, beta.
if we want to compare acidic strength of these two compounds, तो क्या करो? तो इसमें सबसे पहली चीज होती है राइट देयर कॉन्जुगेट बेसिस। पहली चीज क्या करनी है बेटा? राइट देयर राइट देयर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेसिस। तो मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस लिखा FCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर इसका भी लिखा ऐसा, ठीक। और फिर क्या बोलेंगे कि नाउ कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ conjugate bases. Compare basic strength of conjugate bases. Opposite will be acidic strength of parents. Now question arises, ये कैसे करें? हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस? बड़ा सिंपल है। ये बताइए कि इनको बेसिक बोल रहे हैं दोनों कंपाउंड को क्योंकि ये H+ ले पाएंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस सर। लेकिन इसका कौन सा है? तो ऑफकोर्स जिसके पास माइनस है वो एक्सेप्ट करता होगा। वो क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इसके पास माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कोई भी, जैसे मैं तुमको बोलूं कि दो लोगों में कौन अमीर है, कंपेयर करो, तो कंपैरिजन के लिए क्या करोगे? पहले क्वेश्चन करोगे ना कि ये लोग अमीर क्यों है। तो मैं बताऊंगा कि अच्छा इनके बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो तुमको ये पता करने के लिए कि कौन रिच ज्यादा है, तुम्हें केवल बैंक में उसका अमाउंट देखना है कि कितना इसके पास। तो वैसे ही समझ लो यहाँ अगर इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो केवल चेक करना पड़ेगा हुज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? यस सर। अब कॉमन पार्ट इतना है, क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब कॉमन पार्ट तो आंसर बताएगा नहीं, डिफरेंस कहां से आएगा? F से और Cl से। यस। अब बताइए F जो है वो इंडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है? नोट चेक करके बताओ। विड्रॉइंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया इंडक्टिव। और CH3 देखकर बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया इंडक्टिव। तो बताओ किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, किस केस में कम होगी? सर सेकंड में बढ़ेंगी और फर्स्ट में कम होगी। यहाँ कम हुई, ये बढ़ गई। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा कॉन्जुगेट हुआ? सेकंड वाला। तो ये वाला मोर बेसिक कॉन्जुगेट हुआ। तो बताओ पेरेंट का ऑर्डर क्या होगा? सर FCH2COH मोर एसिडिक। ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ पेरेंट एसिड विल बी FCH2COH greater than CH3CH2COH। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये ना समझ में आया हो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो बेटा, बिकॉज इसी टाइप की क्वेश्चंस तुमको बहुत सारे मिलेंगे। सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें I माइनस आता है वो ज्यादा एसिडिक होगा और जिसमें I प्लस आता है वो लेस एसिडिक होगा। हाँ, उसको हम बाद में कंक्लूड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और वो रटना हो गया। तो रटने वाला आपका जितना जेई मेन टाइप के एग्जाम्स होंगे उसमें बड़ी फटाफट आंसर देगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर वो आपको गड़बड़ कर देगा। ठीक है। यस। तो हमने अभी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट किया है, इसका अभी क्विक वाला भी स्टेटमेंट लिख लेंगे। बट उसको सब जगह यूज करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल की बढ़ेगी तो वो फिर नहीं कर पाओगे। हाँ सर।
सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कॉन्जुगेट। यस बेटा। सर वो सो ऑर्डर ऑफ क्या लिखा है सर? कोई हेल्प करेगा इसकी? पेरेंट पैरेंट एसिड। एक बार रिपीट करेंगे, मतलब थोड़ा थॉट में। Should I remove this? नो सर। नो सर वन। Okay. सर थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिपीट करेंगे? क्या चीज बेटा रिपीट करूं? सर यही एग्जाम कोई बेटा बताएगा इसको? कोई भी जिसको समझ में आ गया हो? फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे इसका। यस सर। यस। सर समझाना है। हाँ बेटा, किसका डाउट है पहले तो वो बोले। सर मेरा कृष्णा। हाँ, कृष्णा का डाउट है। और बता कौन रहा है? दर्शन। दर्शन। यस बेटा, स्टार्ट। सर एफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इंडक्टिव इफेक्ट से, और CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसलिए जो अनदर एंड है उसमें की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F में कम होगी और इधर CH3 में बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कॉन्जुगेट, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो वो बेसिक कॉन्जुगेट है, और इसी का रिवर्स ऑर्डर जो होगा वो पेरेंट एसिड के लिए होगा। तो कॉन्जुगेट बेस के लिए F CH2O लेस देन होगा CH3 से, और इसी का उल्टा पेरेंट एसिड के लिए होगा। वेरी गुड बेटा। हो गया कृष्णा बेटा? हाँ सर समझ गया। अब इसी का कंक्लूजन लिख लो। तो जो जितना लेवल एग्जाम का इजी होगा उतना आप इसी स्टेटमेंट को यूज कर पाओगे। क्या स्टेटमेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। कम कर देगा। इसको आप लिख कर रखो। Should I remove this? नो सर। सर एक बार प्लीज लास्ट की स्लाइड देख।
Yes, sir. Thank you. तो देख के आपको प्रीवियस क्लास का एग्जाम्पल याद आएगा, उसका देखो वो एप्लीकेशन अब यहाँ नजर आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। सेकंड एग्जांपल में CH3 के बाद में CH2 है। हाँ, वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई करा लेना अगर कहीं पर मिस हो गया हो। वेरी गुड विघ्नेश, भार्गव।
Gajanan, very good. Should I discuss? Have you all attempted? Yes, sir. 3, 2, 1, 5. चलो देखो, इसको तो बड़े सिंपल तरीके से, ऑल्दो आप कॉन्जुगेट बेस सब बना सकते हो, डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केवल आपको चेक करना है और उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ इंक्रीज जाएगा। होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आइडेंटिकल है ना, सब में एफ लगा हुआ है, सब में एफ लगा हुआ है, बट केवल डिफरेंस किस चीज का है, डिस्टेंस का, है ना। यस, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कब ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस पास क्या होता हो, है। पास हो। तो COH आपका मेन ग्रुप है, उसी से तो आप, उसी पर आपको इफेक्ट देखना है ना। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन लगा रहा होगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ठीक। तो इसका मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, डन। फिर उसके बाद डिस्टेंस देखते चले जाइए, 3 के बाद 2, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 5 और 4। फिर 4 आएगा ना, 4 ही तो बचा, हाँ सर। तो हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर, No, sir. कॉपी कर लो बेटा। इसीलिए वो डिस्टेंस डिपेंडेंसी आपको मैंने बताई थी इंडक्टिव की। तो इसमें अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो हमें वो जो आपने सर टेबल लिखा के दिया था वो यूज करना पड़ेगा। क्या यूज किया था, सर ऑर्डर जो आपने बताया था प्लस और माइनस में। हाँ यस सर। टेबल यूज करनी, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ टेबल की जरूरत नहीं है, यहाँ तो डिस्टेंस खाली देख लो तो पता चल जाएगा, है कि हाँ सर, सेम इलेक्ट्रॉन। रिमूव कर दे बेटा इसको। यस सर। चलो आंसर बताओ बेटा। डन सर। डन सर।
चलो डिस्कस कर ले बेटा, सबने ट्राई कर लिया? यस सर। तो F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये सब के सब व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया इंडक्टिव। और जबकि CH3 क्या निकला? डोनेटिंग वाला रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया इंडक्टिव। और इनका ऑर्डर क्या होगा बेटा? F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br। ग्रेटर देन आई। तो सबसे खराब एसिड तो ये वाला होगा है ना, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है, इन सब में विड्रॉइंग है। तो अगर मैं इसमें 3 पावर डाल देता हूँ, इसमें 2 पावर, ऐसे सिंबॉलिकली इसमें 1 पावर डाल दिया, तो फिर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन कुछ 5। नहीं डाला, ऐसे ही लिख दिया, तो 4 ग्रेटर देन 5। कॉपी कर लो बड़ा इसको। डन सर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन यू राइट बेटा। पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखेगा टू डिटरमाइन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन्स। To determine basic strength of amine. सर लास्ट एप्लीकेशन में सिर्फ COH के लिए ही क्यों था? मेनली हम लोग हमारे सिलेबस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिड है, इसी तरह से एमाइन से सबके लिए कर सकते हो, वही स्टाइल है, बट हम मेन फोकस किस पे रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते हैं, कार्बोक्सिलिक। उसी तरह यहाँ भी आप चाहो तो ऐसा लिख लो ऑफ कंपाउंड्स, फिर नीचे लिख दो मेन फोकस ऑन एमाइंस। हम लोग डिस्कशन उसी का करेंगे बार बार, ठीक है? यस सर। अब एमाइंस होता क्या है बेटा? जैसे कि RNH2, जैसे कि R2NH, है ना, RCH2NH2, RCH, RNH2, R3N, इस तरह की कई सारे एमाइंस आप लिख सकते हो। सब में खास बात क्या है कि नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर। क्या आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब एमाइंस आर बेसिक वाई, इलेक्ट्रॉन से उनके पास लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, ठीक है, इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से if no other factors, then more electron density on nitrogen implies more basic amine. Yes or no? Yes, sir. इसको लिख लो बेटा। LP means lone pair on nitrogen.
डन सर। फटाफट आंसर बताइए बेटा। डन सर। नहीं कर लिया?
गाइस इट्स वेरी सिंपल, मेरे ख्याल सबने ट्राई कर लिया अभी। आपको केवल ये पार्ट देखना है, ये कॉमन है, देखो है ना। हाँ सर। सब में कॉमन है। अब ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। इस पे तो एच लगा है। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? फर्स्ट का। फर्स्ट का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी मैक्सिमम होगी। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि एज पर इंडक्टिव इफेक्ट जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकला वो क्या है? फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी बेटा? सर जो फोर्थ वाला है और थर्ड वाला है बस में सर में CH3 मतलब फोर्थ का ज्यादा होगा ना इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो पास में NH2 के और थर्ड में दूर है तो। नहीं, इधर CH3 CH2 है बेटा, जबकि ये खाली CH3 है। किसका इंडक्टिव ज्यादा होगा? इसका होगा ना। हाँ सर। समझे ना? तुम और तुम्हारा फ्रेंड किसी को मिलके पीट रहे हैं, ये अकेला पीट रहा है, किसके पास ज्यादा पावर होगी? CH3 CH2 के। Should I remove this? Yes sir, done. If you recall IUPAC nomenclature, there I told you what is primary amine, what is secondary amine, what is tertiary amine. Yes sir. जैसे मैं अगर लिखूं तो ये इसमें से देख के बताओ बेटा कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है? सर NH3 प्राइमरी है। NH3 तो अमोनिया है बेटा, बाकी अमाइन। और फिर सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी नहीं है सर। एक भी नहीं है। टर्शरी नहीं है। टर्शरी भी नहीं है एक भी। बिल्कुल सही बोला तुम लोग। वो जो प्राइमरी अमाइन होता है उसमें NH2 होता है और जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसमें NH होता है। NH होता है और टर्शरी अमाइन में एक भी H नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बोला। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए एग्जाम्पल्स। अब अगर तुमसे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर बोला जाए तो आंसर क्या बताओगे बेटा? सर टर्शरी अमाइन का सबसे ज्यादा होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। Sir, more the plus I groups, it will have more plus I effect. हाँ, मोर प्लस आई ग्रुप, मोर प्लस आई, ठीक है। बट ये सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ये जो आंसर है ये गैस फेज में आंसर निकला। गैसियस मीडियम, इसी का जब ऑर्डर निकाला एक्वस मीडियम में तो आंसर ये निकला। सर प्रैक्टिकली चेक कैसे करते कि मतलब कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ है? आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें सिखाएंगे बेटा, उसमें Kb और pKb ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। ठीक है, तो वो डेटा अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, यस।
ये आंसर निकला है इन एक्वस मीडियम। इसमें निकला एक्वस मीडियम। पानी में। इसी तरह से C2H5 वाला, ये ऑर्डर डेफिनेटली तुम गेस कर लोगे किसमें होगा। गैसियस फेज में। एक्वस मीडियम तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम होना चाहिए, और वो ये है। देखो हल्का सा चेंज हुआ, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? यस। फिर तुमने चेंज किया, और इसके बाद वाला है सेम। पहले तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। लास्ट स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड। डन सर। सर सर सेम मतलब 3 to 1 दोनों इसमें रहेगा या फिर जो प्रोफाइल की ऑर्डर है वैसा है? प्रोफाइल वाला।
मतलब खाली आंसर एक ही जगह चेंज हुआ है, बाकी सब जगह पहले वाला, थर्ड वाला, ये सब आगे चलता चले जाएगा। कॉपी कर लिया क्या? नो सर। हम्म। डन? नो सर। हम्म। डन सर। Yeah. Now question arises, why answer is changing in aqueous medium? What is the effect of H2? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन. फर्स्ट वी नीड टू लर्न दैट. देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग सा है. अगर कुछ लोगों को कम समझ में आया तो टेंशन मत लेना, इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं. क्वेश्चन इस पे आया है ऑर्डर, तो वो आप फिर याद कर लेना, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है. आर यू रेडी? यस सर. देखो अगर मैं मान लीजिए लेता हूं CH3NH2 और इसको पानी में डाल देता हूं. पानी में डाल दोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं आया. पानी आने से H+ जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? CH3 H. इतना H तो पहले से था, एक अभी अभी एक्सेप्ट करा इसने. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर. OH- आ गया, सोल्यूशन बेसिक हो गया. अब आप दूसरा देखो, CH3NH CH3 प्लस वाटर, ये भी देखो. तो एक H पहले से था, एक H अभी से आया प्लस के साथ. इसमें भी मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. फिर होल थ्राइस N वाला कर लेते हैं. इसके पास पहले से कोई भी H नहीं था, जो भी H आया वो अभी अभी आया है. क्या सबको ये क्लियर है बेटा? यस सर. सबको क्लियर है. अब जैसे ही पूरे सिस्टम में आप देखोगे ये कैटायन बन रहा है यहाँ. जैसे ही प्रोडक्ट कैटायन बनेगा, पानी पोलर होता है ना, इसको सराउंड करेगा. डू यू एग्री? इसको भी सराउंड करेगा, इसको भी सराउंड करेगा. तो ये जो हाइड्रेशन होता है ना, ये यही होता है. क्या होता है कि जो आयन है, आयन गेट्स सराउंडेड बाय
वाटर दैट मीन्स सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। भाई ज्यादा इसको मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया तो OH माइनस वापस लेके वापस नहीं जा सकता ना इस डायरेक्शन में, तो वो स्टेबल हो गया। यानी हाइड्रेशन अगर मैं लिखूं ज्यादा, यहां पर एक लिख सकते हैं ना, मोर हाइड्रेशन ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम कैटायन। क्या बोल देंगे? ammonium cation. More hydration of ammonium cation implies more forward process, implies more basic amide. क्या इसको समझने में किसी भी बच्चे को डिफिकल्टी है? एनी कंफ्यूजन बेटा? तो सर तो ये बड़ी सिंपल सी चीज लिखी है मैंने, हाइड्रेशन जितना ज्यादा हो जाएगा तो ये यहीं पर रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, पीछे नहीं आएगा, यानी फॉरवर्ड ज्यादा होगा। फॉरवर्ड ज्यादा हो रहा है तो ये इसको ज्यादा बेसिक बोल देंगे, फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा बेसिक होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हुज हाइड्रेशन इज मैक्सिमम आउट ऑफ दीज थ्री केसेस? तो बहुत सिंपल है, जो वाटर होता है ना, वाटर अपने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस H का, यहां पर भी वही चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी वही चीज। अब आप मेरे को बताओ, वाटर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना सकता है? इस कैटायन जो कि प्राइमरी से आया है, या इस कैटायन जो कि सेकेंडरी से आया है, या इस कैटायन से जो टर्शरी से आया है? प्राइमरी। इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? प्राइमरी। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाइड्रेशन का ऑर्डर। हाइड्रेशन का ऑर्डर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा CH3NH3 प्लस ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस NH2 प्लस ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस NH। तो एज पर हाइड्रेशन अगर मुझे बेसिक ऑर्डर लिखना हो एमाइंस का, तो क्या लिखूंगा? भूल जाओ मैंने क्या आंसर दिया, अभी की नॉलेज से क्या आंसर निकलना चाहिए? 1 greater ग्रेटर देन सेकेंड। ये आंसर निकलना चाहिए बेटा, ये हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट से आंसर निकलना चाहिए था। और थोड़ी देर पहले हमने इंडक्टिव से क्या आंसर लिखा था? एज पर इंडक्टिव इफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? CH3 होल थ्राइस N ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2। कोई बच्चा है जिसको डिफिकल्टी हो दोनों ऑर्डर में? क्लियर है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप केवल मेरे को यस और नो में आंसर दो। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। अब कहानी का एंड आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट कॉर्नर वाला और एक बार बताओ ना। ये वाला, हाँ सर। ये केवल यहां से निकाला है बेटा मैंने, कि मैंने केवल ये पूछा आप में सबसे कि इनमें हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, तो ज्यादातर बच्चों ने बोला कि इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वाटर कर सकता है, तो यहाँ इस तरह का आ गया। अब जिसका सॉल्वेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, वो स्टेबल हो गया, यानी उसका रिएक्टेंट ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चीजें भेजेगा, यानी वो ज्यादा बेसिक बना देगा इसको। इतने तक क्लियर है? तो वही मैंने बस ऑर्डर में लिख दिया और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, अब आप मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये लास्ट मोमेंट बस इसका है जो आंसर आने वाली चीज है। अब एक कॉमन सेंस के मैं अगर चीजें पूछूं तुमसे, कि मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, दूसरे में बहुत ही खराब है। फिर दूसरा कोई स्टूडेंट है जो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, एक में बहुत खराब है। और एक स्टूडेंट है जो मॉडरेटली दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छा है। तो बताओ एग्जाम क्वालिफाई करने के किसके ज्यादा चांसेस?
मॉडरेटली, है ना। ये कॉमन सेंस की बात हो गई। तो आप अगर देखोगे तो ये दोनों में बीच में है। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? चाहे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो हाइड्रेशन के हिसाब का ऑर्डर हो, दोनों में बीच में लाई करता है। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है उसमें पहले कौन आया? CH3 2NH। यानी सेकेंडरी वाला है। और आप देखोगे जितने भी ऑर्डर मैंने लिखा है सब में वही नंबर 1 है, हाइड्रे एक्वस मीडियम। चाहे तो नोट्स में चेक कर लो, अभी जो नोट्स में तुमने बनाए हैं उसमें चेक Yes. कर लो, सब में सेकेंडरी नंबर 1 है। तो वो हमने प्रूव कर दिया, है ना। क्योंकि जो ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर निकाला जाएगा वो कंबाइंड इफेक्ट पे आया। कंबाइंड इफेक्ट कौन कौन से कंबाइंड इफेक्ट हुए? हाइड्रेशन और इंडक्टिव। Hydration and inductive. It's not only inductive, it's not only hydration. Although थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आपको ये ना भी समझ में आए तो उसको स्किप करके रट लेना है वो ऑर्डर। ऑर्डर भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। अब बाकी जो बचे हुए उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मिथाइल वाला है उसमें प्राइमरी थोड़ा पहले लिखा हुआ है, राइट। और जब इथाइल की बारी आई तो यहां तो सेम है, लेकिन यहां ऑर्डर हल्का सा बदल गया। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कि देखो ऐसा है, जब तुम मिथाइल से इथाइल पे पहुंचते हो तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना टर्शरी में ज्यादा इफेक्टिव होता है कि प्राइमरी में? प्राइमरी में नहीं, 3 ग्रुप है बेटा, टर्शरी में ज्यादा बढ़ाएगा ना। नहीं समझ में आया? नो सर। यस। है ना भाई, इथाइल ग्रुप जो है 3 जिसमें लगे होंगे उसमें ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा ना तुम्हें। बढ़ा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हें टर्शरी में ज्यादा विजिबल होगा कि प्राइमरी में? तो आंसर है टर्शरी में। 3 ग्रुप्स है ना। नहीं समझ में आया? समझा सर। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये पहले आ गया। मेरी बात समझ में आई? फिर तुम बोलोगे कि सर अगर ऐसी बात है तो फिर तो इसमें क्यों आंसर बदल गया, इसमें वापस क्यों ऐसा हो गया? इसमें वापस ये आंसर क्यों आ गया? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो तुमने बढ़ाया ग्रुप वो NH2 से दूर बढ़ा रहे हो। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। दूर बढ़ाने पर इंडक्टिव इफेक्ट उतना इफेक्टिव होगा क्या? नो सर। नहीं। लेकिन क्राउड बढ़ गया। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? क्राउड बढ़ गया नाइट्रोजन के आसपास। क्राउड बढ़ने से क्या पानी उसको सराउंड कर पाएगा उतने अच्छे से? नो सर। नहीं, यानी हाइड्रेशन खराब हो गया। तो आंसर वापस बदल जाता है। और ये आंसर थ्रू आउट रहेगा। केवल एक ही काम करना है कि जो एक्स्ट्रा CH2 आ रहा है वो लीनियरली बढ़ना चाहिए, ध्यान देना है बस। इसके अलावा मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता। इसको आप कॉपी कर लो, जिन्हें भी समझ में आया वो हैप्पी हो जाए, जिन्हें नहीं आया हो वो ये वाला जो मैंने लिखाया है वो ऑर्डर याद रखना। कॉपी कर लो बेटा। यस। Sir, can I show next slide? नो सर। ओके ओके।
Done, sir. Done. सर यस बेटा. सर वो फर्स्ट इसमें एक बार रीजन बताएंगे वो लिखने के लिए याद नहीं. इसमें फर्स्ट में ये वाले में ना, तो आप इसको ऐसे लिखो बेटा कि द फाइनल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड इंडक्टिव. द फाइनल ऑर्डर of basic strength is decided by combined effect of hydration and inductive. And since in secondary amine hydration effect as well as inductive effect. Hydration effect as well as inductive effect both are moderately good. Hydration effect as well as inductive effect both are moderately good. It is most basic. It is most basic. यस सर. ठीक है, बस हो गया. और फिर जब आप ये लिखना, फिर मैं इसके लिए कंपैरिजन बता देता हूँ. पहले कॉपी कर लो ये सब. डन सर. अब आप इसमें ये चीज लिख लीजिएगा कि फ्रॉम CH3 to CH3CH inductive effect increases. Inductive effect increases and effect is more visible. Effect is more visible in tertiary.
effect is more visible in tertiary. So answer changes. ठीक है, ये हाईलाइट कर लो आप। देखो रियलिटी तो ये है कि ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए। हाँ, उसके एक्सप्लेनेशन से पॉइंट वाइज अपने को पता है, लेकिन ऑर्डर जब तक याद नहीं होगा तो तुम कुछ भी आप अपने आप नहीं कर पाओगे। ये याद रखना, इसकी ये जो हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर आप फर्दर लिख सकते हो कि नाउ फर्दर व्हेन वी इंक्रीज CH2 then the inductive effect will be negligible. ठीक है, Yes, sir. ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप रेस्ट करिए।